ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है कि मैं टीटी की, मैं सुशांत की बहन हूँ। लेकिन हम्म। उसके साथ साथ मैंने अपने आप को भी बिल्डअप किया। जैसे मेरे भाई ने वो अपने दम पे जैसे जिस तरह से किया, उसी तरह से मैंने अपने जो पॉलिटिक्स में हो या आज जिस मुकाम पे मैं पहुंची हूँ, जो कुछ भी मैंने अपने लाइफ में किया है उसमें बेशक उनका इंस्पिरेशन है, लेकिन हमने अपनी अपने आइडेंटिटी को अपने रूप में खड़ा किया है। दिव्या जी, सबसे पहले आपको 64वीं बीपीएससी फाइनल रिजल्ट क्लियर करने के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। और थैंक यू सो मच। बहुत हाँ, और यहाँ पे आने के लिए भी आपको ढेर सारी शुक्रिया। एक्चुअली सबसे पहला सवाल मेरा ये है आपको कि दिव्या गौतम, जिनको मैं जानता हूँ, छात्र राजनीति से, मतलब छात्र पॉलिटिक्स से अचानक सिविल सर्विसेज, ये कैसे चेंज आया? ये फर्स्ट टाइम शायद मेरे साथ नहीं हो रहा है। आप जब पीछे हिस्ट्री के पन्नों में पलट के देखेंगे कि हम्म। छात्र राजनीति करने के बाद बहुत सारे हमारे ही पटना कॉलेज और पटना यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट पहले बहुत सारे आईएएस आईपीएस निकले हैं। और हम्म। जो जेपी मूवमेंट को में वो बहुत बहुत अच्छे से इन्वॉल्व हुए थे और वो छात्र राजनीति में बहुत एक्टिव थे। और बाद में वो एडमिनिस्ट्रेशन में भी अपना वही योगदान दिए थे। तो हमने बहुत जगह ये देखा है कि ऐसा होता चलिए। है। आप छात्र जीवन में होते हैं तो बहुत सारे आयाम होते हैं जिसको आपको समझना होता है। उस समय सीखने समझने का समय होता है। और मुझे बहुत गर्व है, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब मैं कॉलेज में थी तो छात्रों के सवालों पे मैंने काम किया, और ये मेरे जीवन की एक उपलब्धि है। चलिए, उस समय आपने छात्रों के समस्याओं पर काम किया, अब आम जन की समस्या पर काम कीजिएगा, ऐसी उम्मीद सबों को है। और जी। आपने उस लेगेसी को कंटिन्यू किया है जो पीयू की लेगेसी है। तो चलिए, ये तो बहुत एक अच्छी बात है आपके लिए और हम सब के लिए है। मेरा ये है सवाल है कि आपका पूरा जो एग्जामिनेशन का तैयारी था, प्रिपरेशन था, वो स्टार्टिंग कहाँ से आप हुए हैं, और एग्जामिनेशन का रिजल्ट मींस रिटर्न करना है, फिर आपका तो ये पूरे टाइम मैनेजमेंट कैसे आप एक साथ स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं, ताकि छात्र भी उससे थोड़ा सा जान सकें। जी जी। जब मैंने जो शुरुआत की थी, जब प्रिपरेशन की जो शुरुआत की थी, उस समय मैं जॉब में थी। ऑलरेडी मैं काम कर रही थी गवर्नमेंट के हम्म। साथ में। मैं एज अ कम्युनिकेशन मैनेजर काम कर रही थी। तो वो तो 10 to 5 जॉब है, वो तो काम था हमारा। लेकिन उसके हम्म। बाद वो भी मुझे मिलता था, और काम करते हुए जो मिलता था उसमें मैंने सबसे शुरुआत में मैंने भी एनसीईआरटी की जो किताबें हैं 6, 7, 8, 9, 10 तक की किताबें, मैंने साइंस की और ज्योग्राफी की मैंने पढ़ी। क्योंकि मैंने जब अच्छा। क्वेश्चन या ये शुरुआत करने से पहले जब मुझे लगा कि मुझे प्रिपरेशन करना चाहिए, मैंने और भी इंटरव्यू में कहा था कि ये ऑफिसर बनना मेरी माँ का सपना था। और 2017 में जब मेरी माँ का देहांत होता है, उसके बाद मैंने सोचा कि अगर मेरे में कैपेबिलिटी है, अगर मुझे लगता है कि कर सकते हैं, तो मुझे करना चाहिए। तो मैं जो आपसे बात कर रही थी कि ये मैंने शुरुआत की सबसे पहले कि लास्ट ईयर का क्वेश्चन बैंक आता है अलग अलग हाँ हाँ। पब्लिकेशन का। तो मैंने हम्म। सबसे पहले क्वेश्चन बैंक देखा कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं पीएससी में। लास्ट 5 to 10 years में क्या क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और किस तरह से एग्जाम के पैटर्न में बदलाव आया है। ठीक जी है। जी जी। पहले पहले जिस तरह से था कि लूसेंट पढ़ के या ऑब्जेक्टिव बना करके बहुत लोग पास हो जाते थे इन प्रीलिम एग्जामिनेशन। लेकिन धीरे धीरे इसके जो स्ट्रक्चर हैं वो चेंज होते गए 60-62वीं के जी बाद। जी 60 जी। चेंजेस आए। और उसमें जो फिफ्थ ऑप्शन था जो हम्म। में से ई एक ऑप्शन। या इससे अधिक, हाँ, ई ऑप्शंस जो था वो बहुत कंफ्यूजिंग था स्टूडेंट्स के लिए। इससे पहले नहीं था। पहले लगता था कि लूसेंट पढ़ के हो जाएगा। इसमें ये था कि अगर आपके पास ई ऑप्शंस में अगर आपको बहुत सारे मैंने क्वेश्चन जब 64th का एग्जाम का जब मैंने उसका आंसर की जब देखा, तो मुझे पता चला कि उसमें से 8 से 10 आंसर जो थे ई आंसर थे। तो इसके जी लिए जी ये समझना होगा कि ये ई आंसर इसलिए है कि तब आपके पास कॉन्सेप्ट है कि नहीं। बस याद जी जी। करके आप कर रहे हैं या आपके पास कॉन्सेप्ट है कि नहीं, इसके लिए आपको कॉन्सेप्ट बिल्डअप करना होगा।
और इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, चाहे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो या इंग्लिश मीडियम के, और अब तो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे सारी चीज़ों का पीडीएफ अवेलेबल है। तो मैं कॉलेज मैं जब ये ऑफिस में भी रहती थी, तो जब भी थोड़ा बहुत समय मिलता था, तो वो जो पीडीएफ था, मैं हमेशा फोन के साथ साथ एक टैब रखती थी, छोटा सा टैब अच्छा रखने अच्छा से होता था कि मेरे आईज पे बहुत प्रेशर नहीं पड़ता था। और जब भी ऑफिस में ब्रेक का टाइम रहा, तो मैं थोड़ा बहुत मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कर लिया किसी साइट पे जा करके। और जो पीडीएफ जो मैं डाउनलोड करके रखती थी एनसीईआरटीज के, तो वो मैं पढ़ती जाती थी। एक वो टारगेट मैंने सेट किया था कि बहुत ज्यादा अपने आप पे हार्ड भी नहीं होती थी मैं कि क्योंकि देखिए, आप अगर अपना घर भी संभाल रहे हैं, ऑफिस भी संभाल रहे हैं, तो अपने ऊपर बहुत टफ नहीं होना चाहिए। जी 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 जी। लेकिन लेकिन एक टारगेट लेना चाहिए कि ठीक है, जो लोग पूरा होल टाइम प्रिपरेशन करते हैं उस काम को वो 7 दिन में कर लेंगे। तो अगर हम जॉब के साथ कर रहे हैं या कोई जिम्मेदारी है, अगर बहुत सारी महिलाएं, उनके बच्चे, सास ससुर की जिम्मेदारियां होती हैं, तो वो टारगेट को 7 से 15 कर लें कि हाँ, 15 दिन में मुझे ये कंप्लीट करना है। और एनी हाउ अगर आप किसी चीज को चाहते हैं, कोई चीज को करना, अभी जैसे सीरीज ही है, कोई अमेजन पे सीरीज आता है, तो वो हम लोग 1 या 2 दिन में कंप्लीट कर लेते हैं, क्योंकि हम लोग हाँ चाहते हैं उसे देखना। राइट। हाँ, तो इंटरेस्ट उसी इंटरेस्ट तरह बना से रहता है। उस बना रहता है। उसी तरह से अगर आप टारगेट सेट करके कीजिएगा कि हाँ, इतने दिनों में हमें ये 6 क्लास का एनसीईआरटी हमारे लिए मतलब 6 क्लास का एनसीईआरटी 1 सप्ताह में हो जाना चाहिए, किसी से भी 1 मंथ, जी 1 वीक में हो जाए। तो इस तरह से टारगेट सेट कर करके आपको पहले एनसीईआरटी कंप्लीट करना चाहिए और रिवाइज करते रहिए। रिवाइज जी नहीं जी कीजिएगा तो बहुत समय, और नोट्स थोड़ा थोड़ा बनाते रहिए अपने हिसाब से, कि जो हाँ की क्वेश्चन बैंक तो आप देख चुके हैं किस तरह का क्वेश्चन आता है, उस हिसाब से आपको आइडिया कि क्या इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। तो उस हिसाब से आप क्वेश्चन वो नोट्स भी बनाते रहें, और साथ में रिवीजन करते रहें। 21 दिन के बाद हमारा बहुत सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है, तो 21 डेज में फिर से रिवीजन उसी चीज का होना जरूरी है। तो वो रिवाइज अच्छा। भी करते रहते एक स्टेटमेंट में सब कुछ बता दिया, खासकर नए लोगों के लिए और पुराने लोगों के लिए भी। और बहुत अच्छी बात है कि जस्ट गो विद द फ्लो, छोटे छोटे टारगेट करके आप आगे बढ़ते रहो, और अब जैसा आपने किया उसका पॉजिटिव रिजल्ट भी आपको देखने को मिला। दिव्या जी, मेंस की बात कर लेते हैं। तो मेंस के दौरान ये आंसर राइटिंग, या फिर आपने कहीं से कोचिंग लिया, या फिर सारा डिजिटली ही मतलब सब कुछ किया, वो क्या स्ट्रेटेजी रही पूरी मेंस की तैयारी के दौरान आपकी? जब मैंने प्रीलिम पास कर लिया, जब और ये मेरे से आप कह सकते हैं कि ये गलती हुई कि अपने ऊपर में कॉन्फिडेंस होता है ना, कि पता नहीं पास करेंगे नहीं करेंगे, चीजें में बहुत लोग हम्म, बहुत समय वेस्ट कर देते हैं। मुझसे भी ऐसी जी गलती हुई। जी। मैंने रिजल्ट का इंतजार किया कि हाँ, रिजल्ट आएगा, देन आई एम गोइंग टू थिंक अबाउट मेंस। लेकिन मैं पढ़ रही थी, लेकिन आंसर राइटिंग मैंने शुरू नहीं किया था। मैं पढ़ाई अच्छा कर अच्छा। रही थी, पर वो कैजुअल टाइप का पढ़ाई था, और मुझे लगा नहीं, पहले रिजल्ट आ जाने देते हैं, देन हम्म, आई शुड डिसाइड। और जब आप काम में रहते हैं तो थोड़ा सा लूज हो जाते हैं। लेकिन मैं ये अपने नए स्टूडेंट्स को मैं यही बोलना चाहूंगी कि एग्जाम देने के बाद आप तुरंत, अगर आपका 90 और 100 से अगर कट ऑफ से ज्यादा जा रहा है, 90 से ज्यादा, तो आप स्टार्ट कर दीजिए प्रिपरेशन करना। जी और जी, आप बहुत 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 अच्छी बात बोल रहे हैं जी। हाँ, और उस समय मैंने जॉब से ब्रेक लेकर के मैं यहाँ दिल्ली थी। दिल्ली में मेरा वहाँ पे सीआरटी का फेलोशिप चल रहा था, मिनिस्ट्री ऑफ अच्छा कल्चर का। तो अच्छा मुझे अच्छा। लगा कि अगर मुझे फेलोशिप का भी काम है, और साथ में मेरा अगर वहाँ पे जा करके मेंस का प्रिपरेशन हो जाता है, तो मैंने हम्म, मेंस का प्रिपरेशन के लिए वहाँ पर एक आस्था इंस्टीट्यूट है, हाँ वहाँ हाँ, पे आता जाकर है। के मैंने वहां जाकर के मेंस की तैयारी की, और एकदम डेडिकेटेड हो करके 3 महीने जो है, वो सारे जो कोर्स है मेंस का सारा, सबसे पहले तो मैंने सिलेबस सबसे पहले मैंने किया कि सिलेबस खरीद लिया प्रिंटेड मार्केट से। लेकिन मुझे लगा कि अच्छा अच्छा। प्रिंटेड से ये होता है ना कि आपको याद नहीं होता है सिलेबस। फिर मैंने पीडीएफ ले करके, एक पेज लेकर, पेज लेकर के, जो व्हाइट पेजेस होता है, उसमें खुद से मैंने सारे सिलेबस लिखे। जीएस अच्छा अच्छा। फर्स्ट में, सेकंड में क्या क्या है,
वो अगर आप अपने हैंड राइटिंग से लिख के समझ के लिखते हैं वो आपको याद रहता है। और सिलेबस याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे ही आप पढ़ना स्टार्ट करेंगे मेंस का, तो आप डिरेल होने का बहुत ज्यादा चांसेस होता है कि इतना ज्यादा वास्ट रहता है कि आपको जो इंटरेस्टिंग लगेगा वो ज्यादा आप पढ़ेंगे, जो कम इंटरेस्टिंग आपको लगेगा वो कम पढ़ेंगे। इससे आपका मेंस का जो प्रिपरेशन है वो इफेक्ट होगा। इसलिए एकदम स्टिक रहिए, अपना सिलेबस को अपने हाथों से लिखिए खुद से, और खुद अपने सामने रखिए, और उस सिलेबस के हिसाब से एक एक टॉपिक को आप अपना प्रिपरेशन करते जाइए। और शुरुआत में जैसे मान लीजिए जीएस में एक जीएस पेपर 1 में अगर 3 है तो सबसे ज्यादा स्टार्ट में आपको प्रॉब्लम है तो स्टार्ट का एग्जाम्स दीजिए, अलग अलग पार्ट कर करके एग्जाम दीजिए, फिर फुल पेपर एग्जाम दीजिए। और ये आंसर राइटिंग करना बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। और जब जी आप आंसर बेसिकली मैं इसी पर आ रहा था। एंसिंग राइटिंग करना जो होता है वो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस चीज का एहसास आपको भी है, और शायद और चीजें बेहतर हो सकती थी, ऐसा आपको भी लगता है क्या, यदि आप पहले से इसको अडॉप्ट कर लेती तब? जी जी जी, क्योंकि ऑब्वियसली थोड़ा घर का प्रेशर और थोड़ा इमोशनल जो ये डिस्टरबेंस हो जाने की वजह से थोड़ी दिक्कत हुई। लेकिन हम यही कहेंगे जो नए स्टूडेंट हैं वो तुरंत एग्जाम देने के बाद अगर 90-100 से ज्यादा है आगे, तो आप मेंस का तैयारी शुरू कर दीजिए। और बस पढ़ते मत रहिए, आपको हमेशा ऐसा लगेगा कि जब हम पूरा पढ़ लेंगे तब आंसर लिखेंगे। कभी वो दिन नहीं आता है जिस दिन आपको लगेगा कि आपने पूरा पढ़ लिया है। आपको आपको वो जितना लिमिटेड नॉलेज है उसी हिसाब से आपको प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। जा करके आप दीजिए एग्जामिनेशन का जो पूरा प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पे सब कोई एग्जाम दे रहे हैं, एकदम एग्जाम जैसा माहौल होता है, वैसे जाके एग्जाम दीजिए। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि नहीं हम खुद ही लिख लेंगे, उस समय क्या होता है थोड़ा सा मोबाइल में देख लेते हैं, रेफरेंस देख लेते हैं, डेटा लगा लेते हैं। ऐसे नहीं, जब जब आप लिख रहे हैं तो पूरी तरह से एग्जाम सेटअप में आप लिखिए, और उस हिसाब से आप आंसर राइटिंग करेंगे तो जरूर आपके लिए हेल्पफुल होगा। जी जी जी, बहुत बहुत अच्छी बात बोली। एक चीज और दिव्या जी मैं पूछना चाहूंगा, आप तो उस समय में जाके एक रिफ्रेशर कोर्स या ये बोल सकते हैं कि जो भी था आपका सफल कोर्स आपने लिया, लेकिन बहुत सारी कामकाजी महिलाएं हैं और बहुत सारे लोग हैं, तो उनके लिए क्या आप मतलब जिनके लिए संभव नहीं है, जॉब छोड़ के या काम छोड़ के जाना संभव नहीं है, उनके लिए बहुत शॉर्ट में आप क्या कहना चाहेंगे? बस हम यही देखिए, उस समय मेरा थोड़ा फ्री था मेरे पास, क्योंकि हम उससे ब्रेक ले रहे थे, दूसरे जॉब में हमें स्विच करना था। तो मैंने वो ब्रेक मेरे लिए एक प्रिविलेज हो गया। लेकिन अगर जिनके पास नहीं है तो उनको उनको मैं यही कहूंगी कि जो भी इम्पोर्टेंट किताबें हैं, जीएस के लिए जो किताबें हैं वो अवेलेबल है मार्केट में, वो आप को रेफर करते हुए आंसर राइटिंग कीजिए। लेकिन आंसर राइटिंग के लिए आपको किसी ना किसी प्लेटफॉर्म से जुड़ करके उसमें एकदम टाइमली उसका जो डेट लाइन है उसको क्रॉस मत करिए, और उसी एग्जाम को दीजिए। इवन दो आपको लगेगा कि मेरा कुछ प्रिपरेशन नहीं है, आपको लगेगा और लोग क्या सोचेंगे, वो जो आता है लिस्ट आता है कि जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है उसमें आपको लगेगा कि मेरा सबसे नीचे है, लोग क्या सोचेंगे, वो आपके कोई नहीं है। वो आपको खुद आपको ये सब बेशर्मी से ये प्रिपरेशन करना पड़ता है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये आपको करना होगा। इवन दो आपको लगे कि आपको बहुत कम मार्क्स आएंगे, फिर भी आप एग्जाम दीजिए। खुद को थोड़ा सा आपको फील होगा कि जो हाँ लो है, तो आप खुद ही नेक्स्ट टाइम से चाहेंगे कि नहीं हम और थोड़ा प्रिपरेशन करते हैं। आप खुद को बहुत ज्यादा पैम्पर ना करें, और टाइमली एटलीस्ट एक टेस्ट सीरीज जरूर करें मेंस का। जी जी जी, बहुत बहुत अच्छी बात है। बहुत सीरीज करें जी। टेस्ट सीरीज के बारे में आपने बहुत अच्छी बात बताई। अब हम लोग जरा आते हैं इंटरव्यू के। आपका चूंकि बैकग्राउंड हमेशा सोशल लाइफ जुड़ा हुआ है, वेलफेयर से जुड़ा हुआ है, तो इंटरव्यू में आपके किस तरह के क्वेश्चंस थे और इंटरव्यू का पूरा सेशन कैसा था आपके लिए, या उसके लिए भी अलग से आपने कोई मतलब कुछ तरह से कोर्सेज वगैरह किए थे? नहीं, एक्चुअली मैं जब इंटरव्यू का डेट आया उस समय मैं पटना विमेंस कॉलेज में, अभी मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ, तो मैं पढ़ा रही थी। तो मैं वहाँ पे जो पढ़ा करके जो 3 बजे मैं ऑफ होता था, तो हर वीक या 2 वीक में मैं एक बार किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में अगर मॉक इंटरव्यू चल रहा है तो मैं जा करके दे देती थी।
कि जो हाँ एक बार देख लेती हूँ कि किस तरह का क्वेश्चंस पूछा जाता है, और एक ही इंस्टीट्यूट में जाकर के ना करें, अलग अलग इंस्टीट्यूट्स में करें, क्योंकि एक जगह के टीचर आपको जानने समझने लगते हैं तो आपके हिसाब से क्वेश्चन पूछने लगेंगे। जी 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 तो जी जी। ये होता है। इसीलिए आप चाहें कि अगर आप 4 5 या 6 मॉक दे रहे हैं तो डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूट में दीजिए, वो आपके लिए ज्यादा फायदेमंद होगा। और वो लोग जो भी फीडबैक देते हैं नेक्स्ट सेशन में, ये ध्यान रखिए कि उस पे आप काम करके दूसरा इंटरव्यू दे रहे हैं। तो मैंने अच्छा मैम, मैंने ये किया। एक, हाँ, हम्म। ये बहुत अच्छी बात वो बताएं कि आपको मतलब जहां पर भी न्यूनेस आ रहा है उसको हमेशा बरकरार रखें, एक जगह स्टक ना हो। एक प्रश्न अभी तुरंत मेरे दिमाग में आया, वेब सीरीज की भी बात की तो एस्पिरेंट्स आपने देखा, ऑप्शनल क्या है? आपका ऑप्शनल क्या था मैम? अच्छा। ऑप्शनल ऑप्शनल मेरा देखिए, मैंने मास्टर्स किया है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ हम्म सोशल साइंसेज से। तो यहाँ से हम्म मेरा जर्नलिज्म बैकग्राउंड था, और उसी समय में निर्भया का इशू हुआ था जब मैं यहाँ थी। हम्म। मैंने हाँ विमेन हाँ जी जी। स्टडीज लिया था मास्टर्स में। तो विमेन हम्म स्टडीज जो है वो सोशियोलॉजी से बहुत रिलेटेड है, जेंडर के बारे में, कास्ट के बारे में, इन सब चीजों हम्म के बारे में उसमें पढ़ना होता है, फैमिली के बारे में। तो मैंने सोशियोलॉजी ऑप्शनल लिया था, और हम्म सोशियोलॉजी का प्रिपरेशन मैंने वही जो स्टैंडर्ड किताबें हैं हम्म सोशियोलॉजी की, उसको पढ़ते हुए, जैसे इग्नू हुआ, इग्नू की किताबें जो हैं वो, और एनसीईआरटी की जो किताबें हैं वो सब पढ़ के मैंने और महापात्रा सर जो हैं एक दिल्ली में, हम्म। उनका नोट्स अवेलेबल रहता है, उसके उसके तहत मैंने अपना ऑप्शनल का प्रिपरेशन किया। तो कुल मिला के बात इतना है कि एटलीस्ट आप कहीं से भी करो, लेकिन सारा कुछ है कि आपका सेल्फ कितना है। हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से आपका मतलब हर एक पॉइंट है स्टेज पे आपका सेल्फ से किया गया मेहनत ही अल्टीमेटली आपको फ्रूटफुल होता है। ऑफ कोर्स, ये ऑफ एक कोर्स। ये इसका पूरा का पूरा हो गया। अच्छा मैम, ये तो हो गई बीपीएससी की बात। अब बीपीएससी के अलावे भी कभी ऐसा देखा जाता है कि आप दूसरे एग्जामिनेशन हो या फिर यूपीएससी की एग्जामिनेशन हो, आपको फेल्योर मिलता है, और किसी को तो ऐसा होता है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में आप चले जाते हो, और कोई कोई ऐसा होता है कि 2 3 4 अटेम्प्ट के बाद भी दिक्कत होती है। और ऐसे लोगों के लिए आप क्या करना चाहेंगे? खासकर हमारे चैनल के साथ बहुत सारी महिलाएं जुड़ी हुई हैं, वुमेन कैंडिडेट जो एसआई अभी क्लियर करने वाली हैं, या उसको उसका इस तरह के सारे एग्जामिनेशन में है, तो जो फेल्योर या जो अनसक्सेस होता है उसके बाद किस तरह से अपने आप को फिर से रिबिल्ड करना है आगे के लिए, उस पर आपको नहीं? जी जी जी। सबसे पहले तो मैं महिलाओं को कहूंगी कि देखिए, आपके लिए जो है टाइम, जो है टाइम बॉम्ब की तरह देखा जाता है, कि समय जो है आपको एक बार दो बार में नहीं होता है, तो घर से बहुत प्रेशर आने लगता है कि आपकी शादी कर देनी चाहिए, आपसे हम्म नहीं होगा। बहुत लोग हम्म डिस्करेज करेंगे। हम्म इस तरह की चीजें मेरे जैसे लोगों को भी झेलना पड़ता है। तो और हम्म लोगों की मैं क्या बात करूं, जो गांव के हम्म समाज में रहते हैं। तो मैं हम्म उनसे बोलूंगी कि आप जो है अपने आप को डिसहार्टन मत नहीं करें। अगर कोई हम्म फर्स्ट अटेम्प्ट में कर रहा है, मैं ही मान लीजिए फर्स्ट अटेम्प्ट में कर रही हूँ, उसके हम्म पहले का मेरा बहुत रीडिंग है, वो एक अटेम्प्ट में हम्म मैंने दे दी है। ऐसी बात नहीं है कि मैं बहुत तेज बनूं कि आपके सामने कि मैंने एक ही बार में कर लिया। लेकिन उसके पीछे मैंने कॉलेज में और जगहों पे मेरा एक सोशल लाइफ रहा है, उसका एक वो आपको हेल्प करता है। अगर आपका नहीं रहा है तो आपको थोड़ा समय लगेगा, इसके लिए आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, संयम रखना पड़ेगा, और उसके हिसाब से आप काम करिए। और मैं उनको, महिलाओं से ज्यादा उनके जो हेल्प करने वाले हैं, उनके पेरेंट्स हस्बैंड हो गए, पेरेंट्स उनके हस्बैंड पेरेंट्स गार्जियन हो जी। गए, जो भी हो गए, हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि जो महिलाएं सोचती हैं कि उनको करना चाहती हैं, तो उनको इनकरेज कीजिए कि वो कर सके। और जो भी घर के कामकाज हैं उनमें थोड़ा मदद कीजिए, ताकि उनको हम्म पढ़ने लिखने का समय मिल सके। क्योंकि बहुत जी। समय क्या होता है कि सारा प्रेशर उनके ऊपर होता है, बच्चों का खाना बनाने का, और उनके पास समय नहीं होता है पढ़ाई करने का। तो थोड़ा अगर घर के लोग भी उनकी मदद करें तो बहुत अच्छा, बहुत और भी महिलाएं मेरी तरह जो हैं, कई और महिलाएं जो हैं, हम्म आप फीट कर पाएंगी। महिलाओं से बात आई। अच्छा, विमेन एम्पावरमेंट की बात आई तो एक बात, जब मैं कल पेपर देख रहा था तो वहाँ पे पहला आया था कि स्टेटमेंट की एसआरआर की बहन, मेरी बहन ने क्वालिफाई किया। तो मेरे सवाल में दिमाग में ये है, वी ऑल लव एसएसआर एंड जस्ट वी मिस, तो उसकी मैं बात नहीं करूंगा। लेकिन मुझे लगता है कि दिव्या गौतम की पर्सनैलिटी सी डिजर्व्स
इटसेल्फ की उनका अपना एक लेगेसी है। ये दिव्या गौतम को जो नहीं जानते हैं, हमको लगता है कि दिव्या गौतम खुद में अपनी एक पर्सनैलिटी है, इंस्टीट्यूशन है, बहुत कुछ है। तो एसएसआर सिस्टर्स या दिव्या गौतम इटसेल्फ, आपको क्या लगता है इसमें? देखिए, ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है कि मैं सुशांत की बहन हूँ, सुशांत भैया की बहन हूँ। ये ऑब्वियसली मेरे लिए एक इंस्पिरेशन है। उन्होंने जो लाइफ में अपने लाइफ में किया है वो हमारे लिए हमेशा इंस्पिरेशन रहेगा। लेकिन जैसे आप मतलब मेरे घर में मैंने जो पिछले साल वो आए थे यहाँ पे, तो उसमें यही बात हुई थी कि उन्होंने कहा कि आपका प्रोफेशन जो कुछ भी हो, चाहे एक्टिंग आप कर रही हैं या आप गवर्नमेंट जॉब में जाना चाह रही हैं, आप टीचिंग कर रही हैं, तो आपको उसको प्रोफेशन को किस तरह से आप सोसाइटी के लिए उसमें काम कर सकती हैं, वो इम्पोर्टेंट रखता है। तो ऑब्वियसली इट इज माय वन ऑफ द आइडेंटिटी है, मेरा ये आइडेंटिटी कि मैं सुशांत की बहन हूँ। लेकिन उसके साथ साथ मैंने अपने आप को भी बिल्डअप किया। जैसे मेरे भाई ने अपने अपने दम पे बॉलीवुड में अपना एक जगह बनाया है। उनके माँ पिता और कोई हमारे घर से कोई नहीं है इसमें, मैं बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं हम लोग। तो वो अपने दम पे जैसे जिस तरह से किया, उसी तरह से मैंने अपने जो पॉलिटिक्स में हो या थिएटर में हो या आज जिस मुकाम पे मैं पहुंची हूँ, जो कुछ भी मैंने अपने लाइफ में किया है उसमें बेशक उनका इंस्पिरेशन है, लेकिन हमने अपने आइडेंटिटी को अपने रूप में खड़ा किया है। और ये बहुत जरूरी है कि आप अपने आइडेंटिटी को बनाए रखें। जी, और ये बहुत जरूरी है। और आप ना सिर्फ सुशांत सिंह सर, और बल्कि आप दोनों ही अपने आप में इस मायने से बहुत बड़ी एक इंस्पिरेशन है हर एक लोगों के लिए, खासकर बिहार के लोगों के लिए, कि अपनी इंडिविजुअलिटी को आप खुद से बिल्डअप करना है। सर का भी कोई भी गॉडफादर नहीं था और जिस ऊंचाई तक पहुंचे वो अनबिलीवेबल है, और आपने भी शुरुआत से अभी तक जहां तक पहुंची है वो भी अपने आप में अनबिलीवेबल है। तो दोनों के लिए बहुत बहुत एक बार फिर से आपको बधाई। और मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगी कि मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगी कि जब मैं इलेक्शन लड़ रही थी, स्टूडेंट यूनियन इलेक्शन का, तो बहुत सारे ऐसे घर से भी लोग थे जिनके माँ पिताजी पॉलिटिक्स में थे। वो लोग थे मेरे घर से, मेरे घर से बहुत ज्यादा ये हो रहा था कि तुम्हें कोई वोट नहीं देगा, तुम्हें मतलब तुम्हारे घर से कोई नहीं है और तुम जिस पार्टी से बिलोंग करती हो उसमें 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 कोई ये नहीं करे। लेकिन जो जो जिस पार्टी से जिस काम के तहत हम लोगों ने काम किया, उसके तहत बहुत प्यार मिला मुझे। तो मैंने उसे अपने दम पे वो अपने दम और हमारे जो लोग थे, हम लोग जो सब मिल करके जो काम किए थे उसके दम पे वो इलेक्शन हम लोगों ने किया। तो मुझे उस बात का भी सेटिस्फेक्शन है कि मैं उसमें जीत नहीं पाई, लेकिन मुझे सेटिस्फेक्शन है कि लोगों ने मुझे बहुत बहुत प्यार दिया और मेरे काम का सराहना किया। जी, उस दौर में मैं आपके बिल्कुल साथ था, और वो बिल्कुल याद है, लगता है बिल्कुल आंखों के सामने आ गया। उस वक्त तो मैं सिर्फ दिव्या गौतम को जानता था, उसके फैमिली बैकग्राउंड को नहीं जानता था, लेकिन आपने उस वक्त जिस तरह से अपने आप को बिल्डअप किया, बिल्कुल एक काबिल तारीफ है। दिव्या जी, अंत में सबसे एक बहुत महत्वपूर्ण बात आपसे बोलना चाहूंगा कि आपने अपने माँ के आखिरी सपने को, या आखिरी या पहले सपना जो भी हो, उसको अपने थ्रू पूरा किया। ये भी अपने आप में बाकी के लोगों के लिए, लड़कियों के लिए, लड़कों के लिए, हर एक के लिए एक्सप्रेशन है कि आप एक बार सोच लो, अपने मम्मी पापा के लिए, अपने फैमिली के लिए, किसी के लिए भी, बस दिल में एक बार सोच लो और मेहनत ऑनेस्ट निकलो, तो आप निश्चित रूप से किसी भी फील्ड में अचीव कर सकते हो। तो ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। जाते जाते कोई खास मैसेज? हम सभी से यही कहना चाहेंगे कि आप जो भी चीज अपने लाइफ में करना चाहते हैं, जो भी कुछ करना चाहते हैं, अगर आप दिल से चाहते हैं तो आप जरूर आप उसको करेंगे, और उसके लिए आप रास्ता खुद बनाएंगे, कोई आपके लिए बना करके नहीं देगा, और आपको फाइट करना होगा उसके लिए। आज आप जब दिव्या गौतम के बारे में बात कर रहे हैं, उनके जर्नी के बारे में बात कर रहे हैं, तो इट वाज नॉट केक वॉक, वो केक वॉक नहीं था। बहुत सारे मोमेंट पे मुझे फाइट करना पड़ा, लोगों से ताने सुनने पड़े कि आप हमेशा यही सब करना है, पॉलिटिक्स करके क्या होगा, ये इतने अभी भी इतना पढ़ाई करने की क्या जरूरत है, शादी हो जानी चाहिए। तो तरह तरह की चीजें आपको सुनने को मिलेगी। आपको आपको अपने अंदर में वही चीजें डालनी है जो आपके लिए जरूरी है। इस तरह के नेगेटिव लोग बहुत सारे होंगे, लेकिन पॉजिटिव लोग भी होंगे जो कि आपको इनकरेज करेंगे। उनकी बातों को आप सुनिए, उनसे उनके साथ ज्यादा संपर्क में रहिए और नेगेटिविटी को कट करिए। और
सब्सक्राइब करें हमारे चैनल एम सिंह फाउंडेशन को और बेल आइकन को प्रेस करने के बाद नोटिफिकेशन को ऑन कर लें कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी एवं संबंधित सभी जानकारी सबसे पहले पाने के लिए।